द आर्टिस्ट ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में सबसे जो मुश्किल काम है वो शेयर सिलेक्शन है। शेयर सिलेक्शन अगर आपने सही कर लिया तो आपको रिटर्न मिल जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट पे, और सही नहीं किया तो रिटर्न नहीं मिलेगा। अब इसमें भी ये समस्या है कि ऐसा कौन आदमी जो ये नहीं चाहता कि मैं सही शेयर खरीदूं जो मुझे अप्रिशिएशन दे। हर आदमी का प्रयास, जानबूझ के कौन गलती करता है, लेकिन कितने भी प्रयास कर लीजिए आप, ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, शेयर मार्केट है, ये सारा सूचनाओं का खेल है। आपके पास में आपने लेटेस्ट क्वार्टर के परिणाम देखे, परिणाम अच्छा है, चलो परिणाम आते ही ये डर रहता है कि अच्छा परिणाम दिखा करके जो ऑपरेटर्स पहले से एक्यूमुलेट कर लेते हैं मार ठोक जाते हैं बाद में, और 10-5 दिन तक उसके गिरने की संभावना रहती है। उसके भी बाद खरीदा, 15 दिनों आपने वेट लिया, करेक्शन भी आ गया शेयर में, आपने उसके बाद भी खरीदा। अब अगले क्वार्टर के रिजल्ट खराब आ जाएं, आपको पता ही नहीं पड़ेगा, वो तो ऑपरेटर माल ठोके जाएगा, चुपचाप ठोके जाएगा और आप फिरते जाओगे, आपको घाटा होगा। इन हालात में और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण ये सब होता है, और इसमें इनसाइडर्स जीत जाते हैं। ऑपरेटर के पास सूचना रहती है, मतलब कंफर्म है, कोई कितना भी इलाज कर ले ऑपरेटर का कोई इलाज नहीं वहां अस्पताल में। सब कुछ उचंत खाता होता है, रिकॉर्डेड कोई प्रूफ नहीं होती है। उचंत में बताते हैं वो कंपनी वाले, कंपनी वो मिले रहते हैं, मैनेजमेंट दोनों, मैनेजमेंट ऑपरेटर दोनों के अंदर साजिश रहती है, वरना ऑपरेटर को भी स्वप्न थोड़ी आएगा, कोई अंतर्यामी थोड़ी है वो, मतलब तो वो दोनों मिले रहते हैं और आम इन्वेस्टर की गर्दन काटते रहते हैं। आप एक किसी से आप हाँप लीजिए, रिजल्ट बाद में आते हैं, शेयर पहले तेज होना शुरू हो जाता है, और जिसमें जो प्रॉफिट खराब है उस शेयर का गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है? इंफॉर्मेशन तो लीक हो ही रही है ना वहां पर, कहीं ना कहीं से पता किसी भी तरह लगा लेते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट भी गड़बड़ नहीं करता है, जैसे अब बहुत अच्छे मैनेजमेंट है, टाटा बिरला के हैं, एफएमसीजी कंपनी है, फॉरेन की मल्टीनेशनल कंपनी, ये इंफॉर्मेशन लीक नहीं भी करती है, लेकिन उस कंपनी के किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पठा लेंगे, उस कंपनी के कोई डिप्टी सीएफए को पठा लेंगे, कहीं ना कहीं कोई कंपनी कहीं ना कहीं कोई रिटर्न पेश की है, टैक्स जमा कराया है इनकम टैक्स में, उस कंपनी का जो टैक्स फाइलर है उससे मिल लेंगे। कोई ना कोई जुगाड़ करकरा करके सूचना कबाड़ लेते हैं, चूंकि करोड़ों अरबों का खेल है। लेकिन अब ऐसी सूरत में एक छोटा आदमी तो इतना कर नहीं सकता। 10-20 करोड़ की, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की माली हालत जिसकी है वो भी इतना नहीं कर सकता जितनी आवश्यकता है। अच्छा, एक में कर ले, 2 में कर ले, आपको 25, 50, 100 कंपनी में से मान लो कोई कंपनी सेलेक्ट करनी, आप कैसे करोगे भाई? मेरी बात नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद मैं नहीं कर पाता। कई तरह के एथिक्स सिद्धांत अपनाए, कई तरह की मतलब कोशिशें की खूब, मतलब लेकिन उसके बावजूद भी खता खाते हैं कई जगह। अब मेरी ये बात सुन के बहुत कहेंगे कि यार ये तो आदमी बेकार है, तो खता खा जाता है, घाटा खा जाता है, ये तो घाटा भी होता है इसको। अरे इसकी बात मत सुनना मैनेजमेंट से, क्योंकि वो अर्धज्ञानी है, उनको वो ज्ञान के निकट जाना नहीं चाहते, किसी भी चीज में चिंतन और मंथन नहीं करना चाहते। ये सारे हालात बताए, इसमें घाटा हो सकता है, क्या करो बताइए आप। तो उन सब से मैं ये नहीं कहता हूँ शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बनती है, नहीं, मेरा भी है, मेरा 90% इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्ट ही है शेयर बाजार में। लेकिन एक इनोसेंट आदमी को, जिसके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मैं झूठी बड़ाई नहीं करूंगा। अगर कोई 2-5 कंपनियों में किसी से कोई बातचीत हुई भी है, कोई इंसाइडर नहीं है, वो भी किसी ब्रोकर से बात हो गई, किसी बहुत बड़े टॉप रैंकिंग कंसल्टेंट से बात हो गई, वो भी महागुरु आदमी, वो कब हाथ रखने देने को तैयार है, उनको बहुत मोटी फीस चाहिए, फिर भी वो कहते हैं साहब एक देंगे हम आपको महीने में, एक हम टिप देंगे आपको महीने में, 2 टिप देंगे आपको, टेलीफोन से बात करना चाहते हो बात करने को तैयार नहीं आपसे, मोटी मोटी फीसें लेके भी। ये जो मैं सूचनाएं आपको जो स्टडीज दे रहा हूँ, ये कोई हंसी खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी, और दिन में 2 वीडियो बनाता हूँ आप देखिए।
तो मैं कोई एहसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने खाली वैसे ही कह दिया है, मेरा कोई वो दृष्टिकोण नहीं है टू ओब्लाइज एंड टू रुतबा दिखाने की, वो कुछ नहीं। तो अब इसका सबसे बड़ा उपाय क्या है, और आप पिछले 15-20 साल से जो लोग जूझ रहे हैं शेयर बाजार, बड़ी बड़ी 5-5, 10-10 करोड़ रुपया भी लगा रखा है, उनका भी CAGR चेक करो आप क्या है। उनका CAGR 10% भी नहीं बैठेगा पास। फिर शेयर बाजार में कुश्ती करने का मतलब क्या निकला? तो दो ही शर्तें, या तो आप पढ़िए लिखिए और कुछ एथिकल वे में कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जिस तरह निफ्टी रिटर्न देता है, निफ्टी एज होल ने रिटर्न दिया 13-14% का पिछले 10 साल। लेकिन निफ्टी की भी सारी कंपनी तो आप खरीद नहीं सकते ना। आप 2 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी खरीदो। तो उसका यही तरीका है कि आपको एक रोटेशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उन कंपनियों, जिन कंपनियों की वर्किंग में सुधार आता चला जा रहा है। बड़ी कंपनियों में सुधार आता है तो आता ही है, 4-5-7 क्वार्टर तो चलता ही है। तो या तो उनमें करो आप इन्वेस्टमेंट, और जो कंपनी थोड़ी नरम पड़ती नजर आवे उसमें आप विड्रॉ कर लीजिए अपने आप। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या होती है कि वही बात है इनसाइडर्स की है। इनसाइडर्स को 1 साल पहले मालूम हो जाता है कि अब ये कंपनी की वर्किंग ढीली होने वाली है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, KPIT टेक्नोलॉजी को 1900 रुपए तक पहुंचा जब ये 35-40-45% की ग्रोथ दे रहा था, और वो रिजल्ट आया उसके पहले ऑपरेटर्स ने उसको गिरा करके, माल को बेच करके इनसाइडर्स ने 1250 रुपए। तो अब आप उसमें बेचने लायक नहीं रहे। मालूम तो आपको रिजल्ट आएगा जब भी पड़ेगा ना कंपनी में क्या हो रहा है। अच्छा, फिर आप अगर मान लो बेचते हो, इसको गिरते हो को बेचते हो, तो कई बार ऐसा भी करते हैं उसको वापस चढ़ाने जाते हैं। आपका शेयर भी गया आपके हाथ से, और वो गया ऊपर, मतलब 3000, 4000, 5000 पहुंचा देते। तो इन सारी समस्याओं का मैंने एक निदान यही खोजा है, परिणाम यही खोजा है। पता लगा नहीं सकते, मतलब ऑपरेटर की कार्यक्रम को आप जान नहीं सकते। वो हर बार एक नई ट्रिक लेके आता है, हर बार नई ट्रिक से चलता है, और बहुत ताकतवर है ऊपर। क्यों? अक्सारी तो सूचनाएं हैं, दुनिया भर का उसके पास पैसा है, मैनेजमेंट की मेहरबानी है उस पर। मैनेजमेंट भी कमाता है शेयर बाजार में, जितना फैक्ट्री में नहीं कमाते उससे ज्यादा शेयर बाजार में कमाते हैं, उनके खुद के शेयर में ऊंचा नीचा करके। ये सच्चाई है। तो ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का कम से कम 25-30% हिस्सा जो है ना, वो अच्छे म्यूचुअल फंडों में लगा, जो वेल परफॉर्मिंग, जिनकी एक अच्छी हिस्ट्री रही है, जिनके CEOs बहुत अच्छे हैं, जिनके CEO अच्छे हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इंटेलिजेंट है, उन कंपनियों में आप जाएं, वहां आप थोड़ा उन म्यूचुअल फंडों में आप इन्वेस्टमेंट करें। और खास तौर से मेरा आपसे अनुरोध है, कई आदमी कहते हैं साहब म्यूचुअल फंड में तो आप फिर क्या बात है। अरे भैया, वो देखो लालाओ, सारा चेक एंड बैलेंस अपने पोर्टफोलियो में, अपने कॉर्पस में कायम कीजिए। मतलब आप इसमें कारण क्या है, आपसे 100 गलती होंगी तो उनसे 5 गलती होंगी, 10 गलती होंगी उनसे। उन पर यह भी आरोप है वो कंपनी से पैसे खा जाते हैं, लेकिन खा जाने दीजिए, मैं कहता हूं उसके बावजूद भी आपको कमा के देंगे। क्यों कमा के देना पड़ेगा? उनको कंपनी चलानी है। उनकी कंपनी का तो अस्तित्व ही, असेट मैनेजमेंट कंपनी की का जो अस्तित्व है वो सिर्फ कमाई के पीछे। अगर वो इन्वेस्टर को कमा के नहीं देंगे, रिटर्न देंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, एक या दो तो है नहीं, सैकड़ों की तादाद में म्यूचुअल फंड है, उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, उनकी छाया को देनी पड़ेगी। मैं आपसे बता रहा हूं। और लेते क्या है उसके बाद में 0.75, 0.60, 0.65 पैसा लेते हैं एनुअल चार्ज। आपकी सारा माथा फोड़ी खत्म। स्मॉल कैप, मिड कैप में या फ्लेक्सी कैप में लगा दीजिए पैसा, जहां की स्मॉल कैप, मिड कैप ज्यादा देते हैं पैसा, क्योंकि उनके पास में कंपनियां खुद चल के आती हैं और कौन कॉल अटेंड करते हैं, सारी उनके पास मैन पावर है, ट्रेन मैन पावर है, एक्सपर्ट है, इसलिए है। तो अब जैसे मैंने ये कैलकुलेशन की, मैं आपसे बता रहा हूं म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप को छोड़ो आप, तो मैं आपसे बता रहा हूं अगर 17.88% CAGR, जो कि बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल है 10 साल के इतिहास में,
उससे पैसा 10,000 का 1 लाख हो जाता है 14 साल। 10 टाइम पैसा हो गया 14 साल में। हर सूरत में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए, इन्फ्लेशन बीटिंग, गोल्ड बीटिंग, रियल्टी बीटिंग। शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट वो बेटर इन्वेस्टमेंट है। तो ये तीनों को बीट करे। अच्छा, फिर 13 साल के अंदर बताता हूं कितना होगा 10,000। 19.38% का CAGR आता है। तो 10,000 का 1 लाख 13 साल में हो जाता है। फिर 21.25% का CAGR आता है। तो 1 लाख रुपया 12 साल में, 10,000 रुपया 12 साल में 1 लाख रुपया हो जाता है। 10 टाइम हो जाता है पैसा। अगर 23.88% का CAGR आता है तो 11 साल में पैसा 10 गुना हो जाता है। 10 लाख 10,000 के 1 लाख हो जाएंगे। और अगर 25.89% का CAGR आता है तो आपका 10,000 रुपया 10 साल में 1 लाख हो जाएगा, यानी 10 टाइम हो जाएगा आपका पैसा। आपका पेट का पानी भी नहीं ला, आपको खाली उसको पैसा जमा कराना है, बस एक बार फिर सो जाएगी लगा दो। टाइम टाइम पे रिव्यू कर लीजिए भाई ये परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, इसके पोर्टफोलियो में कोई कचरा तो नहीं भर लिया इसने, ये सारी बात। और ऐसा एवरेज 20% रिटर्न, मतलब आपको मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाना है, उसमें 33,000 लार्ज कैप में लगाइए, जहां 13.5-14% का मतलब रिटर्न का इतिहास है। 33,000 रुपया मिड कैप में लगाइए और 33,000 रुपया स्मॉल कैप में लगा दिए। इन तीनों की परफॉर्मेंस का अगर एवरेज निकालोगे तो 20% से कम किसी सूरत में नहीं आएगा। जो अच्छे म्यूचुअल फंड 20% CAGR। और बता रहा हूं आपको, वॉरेन बफेट का CAGR, जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है अमेरिका में, जिसके दर्शन पाने के लिए लोग तरसते हैं। भारत के बड़े बड़े इन्वेस्टर ब्रोकर जब अमेरिका जाते हैं तो उसके मकान के एक चक्कर लगा जाते हैं। मकान में तो मिलेगा, वो तो मिलता नहीं किसी से आसानी से, बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ के जाने वाले भी अरबपति हैं, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। 1,500 करोड़ से कम का आदमी कोई नहीं, तो भी उनके मकान के, वॉरेन बफेट साहब के मकान के 2 चक्कर लगा के आ जाते। कैसा मकान है, बिल्कुल शांत है, वो तो कुछ भी नहीं है। मकान भी साधारण है, कार भी साधारण है। उनकी जो CAGR है 1967 से लेकर अब तक की, वो 18.70 है। मैं तो 20% की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट एजेंट ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, आई हैव नो रिलेशन विद एनीबडी एल्स। मैं भी आपकी तरह एक इन्वेस्टर हूं। अब जैसे निप्पन का म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल का है, पॉइंट का है, HDFC थोड़ा सा धीमा पड़ गया है, थोड़ा सा हल्की गलतियां भी कर रहे हैं, हल्की फुल्की, मेरा ही है जैसे, है नहीं। फिर ICICI का म्यूचुअल फंड है, एक्सिस का है, ये बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड है। ये क्या है कि इनमें सब में प्रोफेशनल जो फंड मैनेजर है, दे आर हाईली प्रोफेशनलाइज्ड। चीफ कान खींच देते हैं। जैसे मैंने भी कान खींचे, मिराई ने जब इन्वेस्टमेंट किया था इसमें, ये आपके जो पेटीएम का IPO आया था, कार ट्रेड का आया था, न्यूको सीमेंट, न्यूको विस्ता का इशू आया था, और कई गड़बड़ IPO आए थे जब ये कंपनियां लूट ले गई थी, इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंडों को लूट ले गई थी। जब बहुत से आरोप भी लगे थे इन पर, सेबी ने भी इनकी खिंचाई की थी, मैंने भी की थी इनकी खिंचाई, इनको ईमेल दिए थे मैंने, इनसे टेलीफोन से बात भी हुई, उन्होंने माफी मांगी थी। जसवंत सुराणा जो मिराई के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, CEO हैं, फंड मैनेजर हैं, उनको मैंने काफी कहा, भला बुरा कहा था उनको टेलीफोन से। तो उन्होंने कहा था साहब अब भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी, अब हम माफी चाहते हैं आपसे, ये बात है, एक अवसर हमें और दी। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, म्यूचुअल फंड कोई बुरी, और वापस कर गए, ठीक है, उसको बराबर ना, उस जो लॉस हुआ था 1-2% का रिफ्लेक्शन आया था उस समय, वो बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ ना कुछ पैसा म्यूचुअल फंडों में जरूर डालते रहिए। अरे भाई, प्रोविडेंट फंड में भी तो डालते हो आप, GPF में डालते हो, PF में डालते हो, और साहब अकाउंट RD अकाउंट खोलते हो, डाकघर के अंदर खाते खोलते हो, बीमा करवाते हो। म्यूचुअल फंड उन सबसे बेटर है। तो दैट्स ऑल दोस्तों। और मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी हो बड़े ध्यान से करें, जो कुछ करें पढ़ लिख के करें, समझ के करें, ये बात। थैंक यू, इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।